नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने आज से फिटर की जो थ्योरी है उसको अपने पढ़ने वाले हैं। आज अपनी क्लास 1 है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको फिटर की थ्योरी या फिर इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, इसके अलावा आईटीआई के अंदर एक सब्जेक्ट होता है WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अलावा ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इन सारों की क्लासेज आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। ये आपको टेक्निकल एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये थ्योरी है, यही आपकी एग्ज़ाम के अंदर आने वाली है, चाहे वो आईटीआई के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, टेक्निकल एग्ज़ाम। ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैकेंसी निकलती है वो इस चैनल के ऊपर आपको बताई जाती है। तो आपको करना क्या है कि ये जो चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब करना है और इसका बेल आइकन है वो प्रेस करना है, जिससे इसकी जो नोटिफिकेशन निकलती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना। तो अपने आज से थ्योरी है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहला अपना चैप्टर है ट्रेड परिचय, सुरक्षा तथा सावधानियाँ। इसको अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे, देखो, इंट्रोडक्शन। तो देखो, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, हर कार्य वो मशीनों से किया जा रहा है। यानी कि हर काम को करने के लिए मशीन है वो ज़्यादातर प्रयोग में हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। तो मशीन है वो बार बार चलेंगी तो उसके अंदर क्या होगा, टूट फूट होएगी, कोई पार्ट है वो ख़राब होएगा, उसका मेंटेनेंस है वो अपने को करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि क्या करे, मशीनों का मेंटेनेंस कर दे या फिर उसके जो पार्ट्स है उसको क्या कर दे, चेंज कर दे। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, फिटर बोलते हैं। तो ये अपनी परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा हुई, देखो, उद्योगों में फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है भाई, फिटर कहलाता है। उद्योगों में फिटिंग संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, फिटर कहलाता है। अब देखो, उसके बाद में जो अपना फिटर होता है वो 75% कार्य है वो तो हाथ से करता है और 25% कार्य वो मशीनों के द्वारा करता है। यानी कि हार्ड वर्क ज़्यादा करता है फिटर, यानी कि हाथ से ज़्यादा काम करता है, और मशीन है वो 25% ही काम में लेता है, और हाथ से कितना परसेंट काम करता है, 75%। ठीक है। फिटर 75% कार्य हाथ से तथा 25% कार्य मशीनों से करता है, मशीनों की सहायता से करता है, तो ये हो गया अपना फिटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको फिटर की है वो परिभाषा बता दी। अब हम देखेंगे जो अपना फिटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जॉब के अंदर इसके कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन से फिटर होते हैं, इसके बारे में हमने जान लेते हैं। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ, फिटर के प्रकार। सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो, सबसे पहले अपने बात करेंगे बेंच फिटर की। बेंच फिटर, देखो, बेंच फिटर क्या होता है, जो ऐसा फिटर जो कि क्या करता है, बेंच के ऊपर अधिकतर कार्य करता है, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, चिपिंग हो गया, कटिंग हो गया,
ये सारे काम हैं ये कौन करता है, बेंच फिटर करता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, सिंपल सा, कि जो व्यक्ति बेंच के ऊपर अधिकतर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, बेंच फिटर कहते हैं। ठीक है ना। अधिकांश कार्य बेंच पर करता है, बेंच पर करता है। उसके बाद में जो दूसरा फिटर है वो होता है असेंबली फिटर। असेंबली फिटर, असेंबली फिटर। असेंबली फिटर है वो क्या होता है, कोई मशीन है उसको खोल के उसके पार्ट हैं उसको चेंज करता है और वापस मशीन को बंद करता है, मशीन को असेंबल करने का काम करता है। और इसी प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपने असेंबली फिटर बोलते हैं। मशीन को खोलकर पार्ट को बदलने वाला, बदलने वाला। शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरी लाइन नहीं लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे अपने। उसके बाद में अगला जो फिटर है वो होता है फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर, फैब्रिकेशन फिटर है वो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, धातु की शीट है उससे प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। जैसे कि अलमारी बनाता है, बक्से बनाता है, कूलर बनाता है, ठीक है ना। जो अपनी धातु की शीट होती है उससे कुछ ना कुछ बनाने का काम करता है, उसी को कहते हैं फैब्रिकेशन फिटर। धातु शीट का कार्य करने वाला व्यक्ति। ये हो गया अपना फैब्रिकेशन फिटर। अगला जो फिटर है वो है अपना पाइप फिटर। पाइप फिटर, पाइप फिटिंग का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, पाइप फिटर, या फिर उसको प्लम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लम्बर। प्लम्बर, प्लम्बर किसे कहेंगे, जो कि क्या करेगा, पाइप फिटिंग का काम करेगा। पाइप फिटिंग का कार्य करने वाला व्यक्ति, उसी को अपने क्या बोलेंगे, पाइप फिटर या फिर प्लम्बर उसको कहते हैं। उसके बाद में मेंटेनेंस फिटर होता है। मेंटेनेंस फिटर, मेंटेनेंस फिटर होता है वो क्या करता है, कोई मशीन है वो बंद पड़ गई है, ख़राब हो गई है, उसको वापस क्या करना है, चलाना है, तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस फिटर बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मशीनों का मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति, उसी को अपने मेंटेनेंस फिटर बोलते हैं। इसके अलावा और भी फिटर होते हैं। इसके अलावा अन्य भी फिटर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि देखो, डाई फिटर है, डाई फिटर, एयरक्राफ्ट
स्ट्रक्चरल एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल फिटर, स्टीम फिटर आदि। ठीक है, ये कुछ मुख्य फिटर हैं, इनके बारे में आपको बता दिया। तो ये हो गए अपने फिटर के प्रकार। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो अपने पढ़ेंगे सावधानी के बारे में। देखो अगला टॉपिक अपना कार्यशाला या उद्योगों में रखी जाने वाली सावधानियां। भाई अपने काम करते हैं, अपने वर्कशॉप के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। सबसे पहले अपने सावधानी को याद करना है कि अपने को सावधानी क्या क्या है, उसके अनुसार अपने को काम करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही काम करने लग गए और अपने मशीन की चपेट में आ गए, या फिर कोई टूल है उससे अपने क्या कर ली, चोट लगा ली। ऐसा अपने को नहीं करना है। सावधानी को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, काम करना है। तो देखो कार्यशाला उद्योगों में रखी जाने वाली सावधानियां, तो अपनी इसके अंदर 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। सामान्य सुरक्षा, जिसको अपने वर्कशॉप सुरक्षा भी बोल सकते हैं, दूसरी होती है व्यक्तिगत सुरक्षा, और तीसरी होती है मशीनों की सुरक्षा। देखो पहली है सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी, इसको अपने बोल सकते हैं वर्कशॉप की सुरक्षा भी बोल सकते हैं, वर्कशॉप सुरक्षा। देखो ये टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है। आप ये देखोगे कि इसके अंदर क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको यही पूछ सकता है पहले तो कि उद्योगों कार्यशाला में रखी जाने वाली सावधानियां वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। फिर इसके पॉइंट हैं, ये पॉइंट अपने को याद रखना है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट उठा के अपने को पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की सुरक्षा है, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये किसके अंदर है, याद होगा तो ये अपने सही कर सकते हैं। तो पहला है अपना सामान्य सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा। इसके अंदर अपने देखेंगे पहला पॉइंट है फर्श और गैंगवे को साफ और स्वच्छ रखें। यानी कि अपना जो वर्कशॉप है उसके अंदर जो फर्श है और गैलरी, उसको क्या करना है, साफ रखना और स्वच्छ रखना है। वर्कशॉप में सावधानी से घूमे, दौड़े नहीं। वर्कशॉप के अंदर अपने क्या करना है, सावधानी से चलना है, दौड़ना नहीं है। उससे अपने क्या कर सकते हैं, चोट लग सकती है, अपने गिर सकते हैं। जो मशीन चल रही है उसे मत छोड़ो, यानी कि मशीन अपनी चल रही है तो उसको छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि मशीन तो अपनी चल रही है और अपने मार्केट में घूमने लग गए, ऐसा नहीं करना है। मशीन चल रही है तो अपने को वहीं रहना है, उसका ध्यान रखना है। मशीन को ऑफ करके ही अपने को बाहर जाना है। नेक्स्ट है जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो, किसी भी उपकरण या मशीन को न छुए और न ही संभाले। यानी कि कोई भी मशीन है या फिर उपकरण है उसकी अपने को क्या है, जानकारी नहीं है, तो उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है काम के दौरान व्यवहारिक मजाक न करें। अपने वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं और आपस में अपने मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उससे क्या है, अपने दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, चोट लग सकती है। नौकरी के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करें। नौकरी यानी जॉब की बात हो रही है यहाँ पे। जब अपने जॉब बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर कौन सा टूल है वो यूज़ होना चाहिए, वही अपने को काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि ये वाला इसके लिए जो टूल चाहिए वो तो नहीं ले रहे, दूसरा काम में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है औजारों को उनके उचित स्थान पर रखें। यानी कि टूल्स है उनको उनके उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्श पे फेंक दिया, या फिर जो कटिंग टूल है और मेजरिंग टूल है उनको आपस में मिला के रख दिया। तो कटिंग टूल है वो तो मेजरिंग टूल को क्या कर देंगे, काट देंगे, उस पर निशान लग जाएंगे, तो उससे क्या है, अपने मेजरिंग टूल है वो
खराब हो सकते हैं। फैले हुए तेल को तुरंत मिटा दे, जो तेल अगर बिखरा हुआ है तो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। खराब हो चुके या क्षतिग्रस्त हो चुके औजारों को तुरंत बदल देना चाहिए। यानी कि कोई औजार है, टूल्स है, वो खराब हो चुके हैं तो उनको बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको भी काम में ले रहे हैं, काम चल रहा है तो बढ़िया है ऐसे चलो, ऐसा नहीं करना है। कभी भी संपीड़ित हवा को अपने आप पर या अपने साथ काम करने वाले पर निर्देशित न करें। जो संपीड़ित हवा है, ठीक है, हवा है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए कि इससे अपने हवा ले लेते हैं, या फिर अपने साथी की ओर ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यशाला में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करें, यानी कि जो जहाँ पर अपने काम कर रहे हैं वर्कशॉप के अंदर, वहाँ पे जो लाइट है उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधेरे के अंदर काम कर रहे हो। मशीन को तभी साफ करें जब वह गति में न हो। मशीन को तब ही साफ करना है जब वह क्या हो, बंद अवस्था के अंदर हो। चलती मशीन को कभी भी साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने उसकी चपेट में आ सकते हैं, नहीं तो अपने क्या हो सकते हैं, खुद भी साफ हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है मशीन को तभी, ये तो हो गया अपना। धातु की कटिंग को स्वीप करे। जो अपने काम करते हैं तो जो चिप्स निकलते हैं धातु के, उनको क्या करना चाहिए, डस्टबिन के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे नहीं तो क्या हो सकता है वो अपने हाथ में चुभ सकते हैं, जिससे कट भी लग सकता है, चोट लग सकती है उनसे। नेक्स्ट है मशीन शुरू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। यानी कि अपने क्या कर रहे हैं, मशीन को चलाने वाले हैं तो उससे पहले मशीन के बारे में सब कुछ अपने को जान लेना चाहिए कि ये कैसे चलती है, कैसे गियर डलते हैं, कैसे ये रुकती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ही मशीन के ऊपर अपने को काम करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है, ये किसके हैं, सामान्य सुरक्षा के, वर्कशॉप सुरक्षा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, दूसरी सुरक्षा है, उसका नाम है व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी कि अपने खुद से संबंधित है, खुद की सुरक्षा। इसके अंदर देखो क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल वन पीस या बॉयलर सूट पहने। मतलब कि ऐसा एक वन पीस सूट पहनना है जो पूरा एक ही आता है, वो अपने को क्या करना है, सूट पहनना है। ओवरऑल बटन को फास्ट रखें, जो अपने बटन है उसको क्या है, लगा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बटन खोल के अपने काम कर रहे हैं, वो बटन है वो टाइट होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए। टाई और स्कार्फ का उपयोग न करें। अपने मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने को टाई या फिर स्कार्फ का उपयोग नहीं करना है। आस्तीन को कोनी के ऊपर कसकर रोल कर ले। जो अपनी बाजू होती है, बाजू को ऊपर तक फोल्ड करके रखना चाहिए। सुरक्षा जूते या फिर बूट पहने। जो अपने सेफ्टी शूज़ है उनको पहन के रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने चप्पल के अंदर काम कर रहे हैं और ऊपर से कुछ कोई जॉब गिर गया है या फिर कोई टूल्स गिर गया तो उससे क्या हो सकती है, चोट लग सकती है, अपना पैर है वो टूट भी सकता है। तो वर्कशॉप के अंदर जब भी काम करें तो सेफ्टी शूज़ को पहन कर ही काम करें। बालों को छोटा काटे। बाल हैं वो अपने छोटे होने चाहिए, ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। अंगूठी, घड़ी या फिर चैन न पहने। जब भी अपने वर्कशॉप के अंदर काम करें तो अंगूठी, घड़ी या फिर चैन है उसको निकाल देना चाहिए। ये चीज़ें पहन के अपने को वर्कशॉप के अंदर काम नहीं करना चाहिए। मशीन पर कभी झुके नहीं। ऐसा नहीं है कि मशीन चल रही है और अपने ऊपर झुक रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो उसके अंदर जो चिप्स वगैरह निकलते हैं उससे अपने को चोट भी लग सकती है, ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए। शीतलक द्रव में हाथ साफ न करें। जो कूलेंट है उसके अंदर अपने हाथ धो रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है। जब मशीन चल रही हो तो गार्ड को न हटाए। मशीन चल रही है और अपने क्या कर रहे हैं, गार्ड को हटा रहे हैं, तो ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। टूटे या चिप हुए औजारों का उपयोग न करें। जो खराब हो चुके जो औजार हैं उनका उपयोग अपने को नहीं करना है। मशीन को तब तक चालू न करें जब तक वर्कपीस सुरक्षित रूप से पकड़ा न जाए। जब तक वर्कपीस को सुरक्षित रूप से होल्ड न कर ले तब तक अपने को काम चालू नहीं करना है, मशीन को चालू नहीं करना है, नहीं तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जॉब है वो निकल सकता है, जिससे चोट भी लग सकती है। कार्य क्षेत्र स्पष्ट और साफ सुथरा हो, यानी कि जहाँ पर अपने काम कर रहे हैं वो क्षेत्र क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। जब मशीन चल रही हो तो क्लैंप या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। चलती हुई मशीन अवस्था के अंदर हो तब अपने को क्लैंप या फिर
होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट नहीं करना है, रुकने के बाद ही करना है। बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से न छुए। बिजली के उपकरण हैं उनको अपने गीले हाथों से छुएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि चंद मिनटों के अंदर अपना जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, किसी भी दोषपूर्ण उपकरण का उपयोग न करें। यानी कि कोई भी उपकरण है वो खराब हो चुका है तो उसका उपयोग अपने को नहीं करना भी। सुनिश्चित करें कि बिजली के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही बनाए गए हैं। यानी कि जो बिजली के कनेक्शन है वो अपने को क्या है, या तो इलेक्ट्रीशियन या फिर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम जानता है और एक्सपीरियंस होल्डर हो। ऐसे व्यक्ति से ही बिजली के कनेक्शन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जा रहा है और उससे अपने को कनेक्शन करवा लिया, ये तू अपने ITI के अंदर कनेक्शन कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने काम पर ध्यान लगाओ, शांत स्वभाव रखें। यानी कि अपने काम कर रहे हैं तो काम के ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड के अंदर ही कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से करें। काम अपने कर रहे हैं तो काम को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, सीक्वेंस वाइज करना चाहिए। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को दूसरे के साथ बातचीत में शामिल न करें। यानी कि क्या करना है, जो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है उससे अपने बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इससे दुर्घटना हो सकती है। दूसरों का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश न करें। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन चल रही है और उसको हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं। शक्तिमान बनने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी अपने किसके पॉइंट हो गए, ये हो गए अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के पॉइंट हो गए। इसको अपने को याद रखना है। ये कोई भी पॉइंट आपको दे के पूछ सकता है कि ये दे दिया जैसे कि बालों को छोटा काटे, ये किस प्रकार की सुरक्षा है, तो अपने को पता होना चाहिए ये किस प्रकार की सुरक्षा है, वही व्यक्तिगत सुरक्षा है, ठीक है। और इससे संबंधित मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, इसको भी याद रखना। यहाँ पे दे रखा है राइट एंड सेफ, यानी कि ये जो तरीका है इधर वाला, ये वाला सही है। रोंग एंड डेंजरस, ये वाला जो तरीका है ये गलत है। क्या गलत है इसके अंदर, इसके अंदर देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसके छोटे वाल है, इधर वाला जो है इसके लंबे वाल है। यहाँ पे पॉकेट के अंदर इसने टूल्स डाल रखे हैं, तो ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। यहाँ पे इसकी बाजू मुड़ी, यहाँ पे बाजू मुड़ी हुई है और यहाँ पे पूरी इसकी नीचे तक है और बटन भी खुले हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बटन इसके टाइट जड़े हुए हैं, इसके ढीले वस्त्र हैं, ठीक है। सेफ्टी शूज़ इसने पहन रखे हैं, इसने क्या कर रखा है, लाइट वेट शूज़ पहन रखे हैं। तो अपने को इधर वाला है ये ध्यान में रखना है, ये वाला सुरक्षित है और ये वाला डेंजरस है, ठीक है। इस डायग्राम को याद रख लेना। नेक्स्ट अपनी सुरक्षा है तीसरी, मशीन की सुरक्षा। तीसरी आती है मशीन की सुरक्षा। इसके अंदर पॉइंट देखो, कुछ गलत होने पर तुरंत मशीन को बंद कर देना चाहिए। जब भी कुछ गलत हो तो मशीन को बंद कर दें। मशीन को साफ रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके किसी भी खराब या क्षतिग्रस्त सामान, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट आदि को बदल देना चाहिए। यानी कि कोई भी पार्ट है वो ख़राब हो जाए तो अपने को क्या करना है, तुरंत उसको बदल देना चाहिए, नहीं तो उसके संपर्क में दूसरा पार्ट है वो भी ख़राब हो सकता है। देखो, अपने बाइक के अंदर सर्विस करवाते हैं तो अपने फिक्स किया हुआ होता है कि अपने को 2000 किलोमीटर या फिर 2500 के ऊपर सर्विस करवानी है तो करवानी है, ठीक है। उस समय कोई ख़राबी थोड़ी आती है बाइक के अंदर, अपने एक समय निर्धारण कर रखा है कि इसके ऊपर अपने को करवानी है। क्यों? ताकि बाइक के अंदर कोई और ख़राबी ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कोई बाइक के अंदर कोई पार्ट है वो ख़राब हो जाता है और अपने तुरंत उसको बदलवा देते। क्यों? ताकि उसके संपर्क में कोई दूसरा पार्ट भी ख़राब न हो। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। जो भी पार्ट ख़राब हो उसको तुरंत बदल देना चाहिए। मशीन को तब तक संचालित करने का प्रयास न करें जब तक आप इसे ठीक से
संचालित करना नहीं जानते हैं। मशीन को तब तक यूज़ नहीं करना है, तब तक नहीं चलाना है जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते। आपने उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, उसके बाद में उसको चलाना चाहिए। उपकरण या वर्कपीस को तब तक समायोजित न करें जब तक कि बिजली बंद न हो, यानी कि पावर सप्लाई है उसको बंद करने के बाद ही वर्कपीस को एडजस्ट करना है। गति बदलने से पहले मशीन को बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। स्विच ऑफ करने से पहले स्वचालित फीड को बंद कर दें। स्विच ऑफ करने से पहले जो ऑटोमेटिक फीड है उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मशीन शुरू करने से पहले तेल के स्तर की जांच कर लेना चाहिए। मशीन को कभी भी चालू न करें जब तक कि सभी सुरक्षा गार्ड स्थिति में न हो। मशीन को रोकने के बाद ही माप लेना चाहिए। भारी कामों को लोड और अनलोड करते समय बेड के ऊपर लकड़ी के तख्तों का उपयोग करें। यानी कि अपने क्या कर रहे हैं, जैसे कि लेथ मशीन है, लेथ मशीन के अंदर अपने भारी वर्कपीस है उनको अपने लगाते हैं या फिर उतारते हैं, लोड और अनलोड करते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, जो मशीन का बेड है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। तो उसके बचाव के लिए अपने को क्या कर देना है, एक लकड़ी का गुटका रख देना है, एक तख्ता रख देना, जिससे मशीन है उसकी क्षति नहीं होगी, उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो ये हो गई मशीन की सुरक्षा। तो अपनी जो सावधानी है कार्यशाला या फिर वर्कशॉप के अंदर कार्यशाला के अंदर रखी जाने वाली जो सावधानियां है वो अपनी 3 प्रकार की हो गई है। पहली कौन सी थी, सामान्य सुरक्षा, दूसरी व्यक्तिगत सुरक्षा और तीसरी हो गई अपनी मशीन की सुरक्षा। तो ये अपनी हो गई 3 प्रकार की सुरक्षा। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो अपने पढ़ेंगे कौन सा, दुर्घटना। अगला टॉपिक मैं लिखता हूं दुर्घटना। दुर्घटना, दुर्घटना को इंग्लिश के अंदर एक्सीडेंट बोला जाता है। एक्सीडेंट, आप जानते हो क्या एक्सीडेंट? बाइक या फिर गाड़ी आपस में टकरा जाती है तो उसी को एक्सीडेंट कहते हैं, ऐसा ही है क्या? नहीं, ठीक है। बाइक या फिर गाड़ी ये आपस में टकरा जाती है, इसी को एक्सीडेंट नहीं कहते हैं। यानी कि एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना क्या होता है, अनियंत्रित होने वाली घटना को अपने क्या कहते हैं, एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना कहते हैं, जिसके अंदर कोई निश्चित समय या फिर निश्चित स्थान नहीं होता है, जिसके अंदर जान और माल की हानि होती है। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और फर्श है वो गीला है और मेरा पैर है वो फिसल गया और मैं गिर गया, तो ये भी एक्सीडेंट ही है, ठीक है। ये इसको भी अपने दुर्घटना कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। देखो, अनियंत्रित होने वाली घटना को क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। अनियंत्रित होने वाली घटना को ही क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं, जिसके ऊपर अपना क्या है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। दुर्घटना का कोई निश्चित स्थान या समय नहीं होता है, समय नहीं होता है। भाई अपने को पता ही हो कि अपनी दुर्घटना होने वाली है, तब तो अपने जाएंगे क्यों, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि दुर्घटना का कोई निश्चित स्थान या फिर समय नहीं होता है। दूसरी बात क्या बताई, इसमें क्या होता है, इसमें जान माल की हानि होती है। तो ये हो गया अपना दुर्घटना।
अब देखेंगे दुर्घटना है वो किन कारणों से होती है, इसके कारण क्या है, दुर्घटना के क्या कारण है, इसके बारे में अपने जानते हैं। तो देखो, जैसे अपने वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना का क्या कारण हुआ उसके बारे में अपने देखेंगे। तो देखो, दुर्घटनाओं के कारण, ये अपना टॉपिक हो गया। इसके अंदर देखो, असावधानी, अपने सावधानी से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना ही होगी, और तो क्या हो सकता है, दुर्घटना ही होगी अगर सावधानी से काम नहीं करेंगे। दूसरी है अरुचि, अपनी रुचि नहीं है काम करने की, अपनी की रुचि नहीं है कि आज अपना मन नहीं है काम करने का, और फिर भी अपने क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, दुर्घटना हो सकती है। दूसरी है जल्दबाजी, जब भी अपने जल्दी जल्दी काम करते हैं तो उससे क्या होगी, दुर्घटना होनी संभव है। अज्ञानता, अपने को ज्ञान नहीं होता, अपने को मशीन के बारे में ज्ञान नहीं होता, टूल्स के बारे में ज्ञान नहीं होता, फिर भी अपने काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दुर्घटना होने की पूरी पूरी संभावना है। असुरक्षित हस्त औजार, अपने जो हस्त औजार यानी हैंड टूल्स हैं वो सुरक्षित ही नहीं है, तो वहाँ पे तो दुर्घटना 100% ही होगी। कैसे, जैसे कि रेती है अपनी, जिसको फाइल अपने कहते हैं, तो रेती है उसके हैंडल नहीं लगा हुआ है और उससे अपने काम कर रहे हैं, तो पीछे वाला जो भाग है जिसको टैंक कहते हैं अपने, तो टैंक नुकीला होता है तो अपने हाथ के अंदर चुभ सकता है, तो सुरक्षित कहाँ हुआ। तो ऐसे जो टूल हैं उनका उपयोग अपने को नहीं करना है। उसके बाद में देखो, असुरक्षित लेआउट, असुरक्षित लेआउट का मतलब है कि अपना जो वर्कशॉप है जिसके अंदर अपने काम कर रहे हैं उसके अंदर मतलब कि जो भी मशीन्स हैं या फिर वर्क बेंच है उसकी जो पोजीशन है, लेआउट है उसका, वो सही नहीं है, मशीन है वो प्रॉपर स्थान पे नहीं है, उसके ऊपर अपने काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है काम करने का, तो वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। यानी कि वर्क बेंच हो या फिर कोई मशीन हो, उसके पास काम करने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। काम करने का अनुपयुक्त तरीका, काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है तो भी आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। स्वच्छता की कमी, स्वच्छता की कमी है वो भी दुर्घटना के कारण के अंदर आती है। अनुशासन की कमी, अनुशासन की कमी ये भी होता है कि अपने काम कर रहे हैं और अपने साथी से बात भी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर पता चल गया कि अपना जो हाथ है वो मशीन के अंदर आ गया बात करते करते, तो ये भी दुर्घटना का कारण है। असुरक्षित पहनावा, पहनावा भी अपना सही होना चाहिए, ये नहीं है कि अपने मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने गले के अंदर टाई है या फिर मफलर है, ढीले वस्त्र हैं, सुरक्षा जूते नहीं है, दस्ताने नहीं है, तो ये भी दुर्घटना का कारण है। पहनावा है वो भी सही होना चाहिए। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, अंधेरे के अंदर अपने कैसे काम कर सकते हैं। खतरे वाले पदार्थ के साथ विशेष सावधानी न रखना, जो खतरे वाले पदार्थ है उसके साथ में मतलब कि विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि कोई केमिकल है उससे अपने को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अस्वस्थता या थकान, यानी कि अपने क्या है, अस्वस्थता यानी कि अपना बीमार हैं और थके हुए हैं तो वो भी दुर्घटना का कारण बनता है। नशे की आदत है, नशे के अंदर अपने काम कर रहे हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। अपने खन्नी लगा के काम कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये दुर्घटना का कारण बनता है। तो ये सारे क्या है, दुर्घटना के कारण है जिससे दुर्घटना घटित होती है। उसके बाद में देखो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जिसको प्राथमिक उपचार भी कह देते हैं। चलिए, टॉपिक है अपना फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, जिसको प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार अपने बोलते हैं। प्राथमिक उपचार, देखो प्राथमिक उपचार क्या होता है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति का डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले किया जाने वाला जो उपचार है उसी को अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया,
किसी दुर्घटनाग्रस्त या बीमार व्यक्ति का डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले किया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार कहलाता है। देखो, जो प्राथमिक उपचार है वो एक क्या है? मध्यवर्ती देखभाल है। मध्यवर्ती देखभाल कैसे है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये व्यक्ति है एक, ठीक है ना, ये एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया। अब इसको क्या करना है? अपने को डॉक्टर के पास पहुंचाना है। अब डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले देखो यहाँ पे एक उपचार किया जाता है जिसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में किया जाने वाला उपचार है वही क्या है? फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी मानदंड। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी मानदंड कौन से हैं ये अपने देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या करना है? घबराना नहीं है। आपातकालीन चिकित्सा को कॉल करना चाहिए। आसपास की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर होती है। क्षति न पहुंचाए। ठीक है, आश्वासन देना, यानी कि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, ठीक है, उसको आश्वासन देना है, यानी कि उसके चोट है वो ज़्यादा लग गई, उसके बाद में भी अपने को क्या कहना है कि तू बिल्कुल ठीक है, तेरे कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है कि तेरे तो ज़्यादा चोट लग गई है और तू तो अब की बार सलट ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। बहते खून को रोकना है। ठीक है, स्वच्छता बनाए रखना है। सफाई एवं ड्रेसिंग करना है। सफाई तो आप जानते हो, ठीक है, उसके घाव हैं उसको साफ करना है। ड्रेसिंग यानी उसके पट्टी करना है। कट एवं खुले घाव पर स्थानीय दवाइयों का उपयोग न करना, यानी कि जो घाव है उसके लिए उपयुक्त दवाई का उपयोग नहीं करना। मृत्यु की घोषणा करना, ये मृत्यु की घोषणा ऐसे नहीं की जाती, सारी चीज़ें जांच करने के बाद में ही की जाती है। तो ये हो गए प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी मानदंड। ये किसके लिए लागू है? तो देखो, ये चीज़ लागू है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके अलावा जो वहाँ पे व्यक्ति होता है ना, उसके लिए ये बात लागू है, उसको ये बातें अपनानी है। उसके बाद में देखो एक टॉपिक आता है प्राथमिक चिकित्सा के 3 मुख्य बिंदु। वो कौन कौन से है वो और याद रखना। प्राथमिक चिकित्सा के 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं इसको देखना। देखो, पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? जीवन संरक्षण। जीवन संरक्षण। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपना आगे के नुकसान को रोकें। आगे के नुकसान को रोकें। तीसरा पॉइंट है, देखो, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। ठीक है, जीवन संरक्षण,
इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर अपने को देखना है कि उसका जो एयरवे है, वायु मार्ग है, वो सही है या नहीं है, जो पीड़ित है वो श्वास ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। ठीक है, इसकी अपने को जांच करनी है। श्वास नहीं ले रहा है तो उसको कृत्रिम श्वास देना है। उसके बाद में आगे के नुकसान को रोके, आगे के नुकसान को रोके इसका क्या मतलब है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त है और उसके खून है वो निकल रहा है, तो अपने को क्या करना है, उस खून को रोकने की कोशिश करनी है, जिससे उसका क्या भला होगा कि उसके आगे के नुकसान को अपने रोक पाएंगे। भाई खून निकल रहा है तो उससे क्या उसको लाभ मिलेगा कि उसको खून की कमी नहीं होगी, या फिर खून की कमी हो जाती है तो व्यक्ति मर भी सकता है, तो उसका आगे का नुकसान वहाँ पे नहीं होगा। स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, यानी कि इसके अंदर अपने को जांच करनी है कि जो पीड़ित है वो रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये इसके प्राथमिक चिकित्सा के 3 मुख्य बिंदु है, इसको अपने को देखना है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, जैसे ये पूछ लिया कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य बिंदु है, तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है, ये तो दे दिए अपने, और एक है वो गलत दे दिया। अगर अपने को पता होगा इनके बारे में तो अपने सही कर देंगे। अपने को पता होगा कि जीवन संरक्षण भी होता है, आगे के नुकसान को रोके ये भी होता है, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना ये भी होता है। अगर पता होगा तो अपने सही कर देंगे, नहीं तो गलत करके आएंगे। तो ये हो गए अपने प्राथमिक चिकित्सा के 3 मुख्य बिंदु। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है सीपीआर के बारे में। सीपीआर है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म है वो आपको पूछी जा सकती है। तो देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको पूछी जा सकती है भाई। उसके बाद में जो अपना जो प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक चिकित्सा इसका प्रशिक्षण है, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा है इसका प्रशिक्षण है वो कौन सी संस्था देती है, तो अपने बता सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रशिक्षण है वो 2 संस्थाएं देती है। कौन कौन सी है, एक तो होता है देखो रेड क्रॉस, एक होती है सेंट जॉन। ये 2 संस्था होती है जो कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण है वो देती है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसको अपने नाम देते हैं फर्स्ट एड का ABC, ठीक है। टॉपिक क्या है, ABC ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का ABC क्या होता है ये अपने को पूछ सकता है। इसके अंदर क्या पूछेगा, इसके अंदर अपने को A के बारे में पूछ सकता है, अपने को B के बारे में पूछ सकता है और C के बारे में अपने को पूछा जा सकता है। A है, इसका क्या मतलब होता है, A का मतलब होता है एयरवे, A का मतलब एयरवे। B का मतलब क्या होता है, B का मतलब ब्रीथिंग होता है, B का मतलब ब्रीथिंग। C का मतलब होता है सर्कुलेशन, एयरवे है, एयरवे को हिंदी के अंदर बोलते हैं हवा मार्ग या फिर वायु मार्ग भी लिख सकते हैं, वायु मार्ग। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वसन और सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण। ठीक है, देखो A का मतलब एयरवे वायु मार्ग, B का मतलब ब्रीथिंग श्वसन और C का मतलब सर्कुलेशन परिसंचरण। एयरवे के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपने को जो पीड़ित व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसका वायु मार्ग है वो अपने को चेक करना है कि उसका वायु मार्ग है वो क्लियर है या फिर नहीं है।
अगर क्लियर नहीं है तो उसको श्वसन लेने में कठिनाई होगी। उसकी जो गर्दन है वो मुड़ी हुई है तो उसको सीधा कर देना है, ठीक है। उसके कपड़े हैं वो ढीले कर देने हैं, और अंदर कोई नकली दांत है या फिर कोई गुटका लगा रखा है तो उसको निकाल देना। ये एयरवे के अंदर करेंगे। ब्रीथिंग के अंदर अपने को श्वसन उसकी चेक करनी है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो श्वसन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, ठीक है। नहीं ले रहा तो तुरंत अपने को क्या करना है, जो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया वो शुरू कर देनी चाहिए। सर्कुलेशन के अंदर अपने को उसका रक्त परिसंचरण है वो अपने को चेक करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ABC ऑफ फर्स्ट एड। उसके बाद में देखो एक टॉपिक आता है जिसको नाम देते हैं गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स, सुनहरे घंटे। अब गोल्डन आवर्स से ये किसे कहते हैं, तो देखो दुर्घटना के बाद के पहले जो 30 मिनट होते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, गोल्डन आवर्स कहते हैं। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके तुरंत बाद के जो 30 मिनट होते हैं, जो आधा घंटा होता है, उसी को ही गोल्डन आवर्स अपने कहते हैं। जिसके अंदर क्या है, व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देके और डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है, जिससे उसके जो बचने के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गोल्डन आवर्स है, ये क्या होता है देखो, दुर्घटना के बाद के पहले 30 मिनट, बाद के पहले 30 मिनट। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो ओवर्स है यानी कि घंटा, तो आपको 60 मिनट देगा। जो पढ़ के नहीं गया वो तो 60 मिनट को ही सही करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 30 मिनट है ये। अब आपको ये भी दे सकता है दुर्घटना के पहले 30 मिनट, दुर्घटना के बाद के 30 मिनट। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, दुर्घटना के बाद के तुरंत पहले 30 मिनट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना गोल्डन आवर्स। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे PPEs के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना PPE। PPE क्या होता है देखो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी के अंदर इसको क्या कहा जाता है, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो अपने जब भी अपने काम करते हैं तो उससे शरीर को बचाने के लिए या फिर अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक रखने के लिए ये उपकरण है ये पहने जाते हैं, जो कि अपनी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इसके अंदर देखो 2 प्रकार से इनको बांटा गया है। एक तो इसके अंदर देखो रखा गया है स्वास्थ्य संबंधी और दूसरा होता है इसके अंदर गैर स्वास्थ्य संबंधी, गैर स्वास्थ्य, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, गैर स्वास्थ्य संबंधी। 2 प्रकार से इनको बांटा गया भाई। रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी। देखो जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हैं, सुरक्षा उपकरण, इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा, जैसे कि नोज मास्क आ गया, नोज मास्क, ठीक है। ये क्या करता है, जो अपना स्वास्थ्य है उससे उसको अपने बीमार नहीं पड़े उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे उपकरण पहने जाते हैं। उसी को स्वास्थ्य संबंधी जो PPEs हैं उनके अंदर रखा गया है, जैसे कि नोज मास्क, ठीक है।
यानी कि प्रदूषित हवा है या फिर कोई जहरीली गैस है वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे, उसको रोकने के लिए हम नोज मास्क का इस्तेमाल करते हैं। गैर स्वास्थ्य संबंधी है, इसके अंदर देखो क्या आता है, ये क्या करते हैं, शरीर के बाहर से सुरक्षा करते हैं, जैसे कि सिर की सुरक्षा है, हाथों की सुरक्षा है, पैर की सुरक्षा है या फिर पूरे शरीर की सुरक्षा है। ऐसे जो उपकरण पहने जाते हैं उसको गैर स्वास्थ्य संबंधी पीपीईज के अंदर रखा गया है। जैसे कि देखो दस्ताने हो गए, हेलमेट हो गया, जूते हो गए, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शरीर के बाहर से चोट से सुरक्षा। शरीर के अंदर दूषित वायु या जहरीली गैस प्रवेश न करने देना। जिससे स्वास्थ्य खराब हो, जिससे स्वास्थ्य खराब न हो, जैसे कि नोज मास्क। शरीर के अंदर दूषित वायु जहरीली गैस प्रवेश न करने देना, जिससे स्वास्थ्य खराब न हो, जैसे कि नोज मास्क। तो ये अपने जो पीपीईज होते हैं इनको 2 श्रेणियों के अंदर रखा गया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पीपीईज अपने होते हैं, इसके बारे में अपने जानते हैं। देखो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं वो अपने देखेंगे। सबसे पहला जो पीपीईज आता है वो होता है अपना हेलमेट। दूसरा होता है सुरक्षा जूते। तीसरा होता है अपना नोज मास्क। चौथा होता है अपना दस्ताने। ठीक है, उसके बाद में अगला होता है देखो चश्मा या फिर फेस शील्ड। अगला कानों की सुरक्षा के लिए ईयर मफ। और लास्ट आ जाएगा अपना, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो ईयर मफ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एप्रोन, और ईयर मफ यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा अपना सेफ्टी बेल्ट। या औजार। देखो 1 नंबर के अंदर क्या आता है, हेलमेट। 2 नंबर के अंदर सुरक्षा जूते, और 3 नंबर के अंदर नोज मास्क जो कि स्वास्थ्य संबंधित है। 4 नंबर दस्ताने, इसके अंदर क्या है, जो भुजा है और हाथ है उसकी सुरक्षा होती है। 5 नंबर के अंदर फेस और आँखों की सुरक्षा होती है, जिसके लिए चश्मा और फेस शील्ड का उपयोग करते हैं।
6 नंबर पे अपने शरीर की सुरक्षा, जिसके लिए एप्रन का इस्तेमाल करते हैं। 7 नंबर पे कानों की सुरक्षा, जिसके लिए ईयर मफ का इस्तेमाल करते हैं। और 8 नंबर सेफ्टी बेल्ट या फिर औजार, यानी कि अपने ऊंचाई के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को सेफ्टी बेल्ट लगाना होता है। अभी इसके डायग्राम भी है, इसके इस तरफ देखो। सिर की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा है इसके, ये देखो सुरक्षा के प्रकार हैं, यानी कि किस प्रकार की सुरक्षा है, और यहाँ पे खतरे हैं कि किस प्रकार के खतरे होते हैं इससे संबंधित, और कौन सा पीपीई है वो उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखो सिर की सुरक्षा के लिए खतरा कौन सा होता है, गिरती हुई वस्तुएं, ठीक है, वस्तुओं के विपरीत आघात, स्पेक्टर, ये इसका खतरा है। और इसके उपाय के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। पैरों की सुरक्षा, इसके अंदर खतरा क्या होगा, हॉट स्पेक्टर, गिरती हुई वस्तुएं, कार्यकाली, गीला क्षेत्र, यानी कि अपने वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पैर फिसल सकता है, या फिर जो बिजली का करंट है उससे भी अपने बच सकते हैं जब अपने क्या करेंगे, सुरक्षा जूतों को पहनेंगे। नाक की सुरक्षा, नाक की सुरक्षा है, इसके अंदर खतरा क्या है, धूल के कण है, फ्यूम है, गैस है, इसकी सुरक्षा के लिए नोज मास्क का इस्तेमाल अपने करेंगे। नेक्स्ट है हाथ की सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा इसके अंदर क्या होगा, खतरा क्या होगा, सीधे संपर्क से छाले पड़ जाते हैं, विद्युत का झटका है वो लगने का खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए दस्ताने हैं वो अपने पहनते हैं। आँखों की सुरक्षा, धूल के कणों का उड़ना, यूए किरणें व आईआर किरणों से उष्मा व दृश्य विकिरण की उच्च मात्रा, ये इसका खतरा हो गया, और इसके बचाव के लिए हम चश्मा पहनते हैं। चेहरे की सुरक्षा, इसके लिए देखो खतरा क्या है, वेल्डिंग व ग्राइंडिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी है, वेल्डिंग, स्पेक्टर, स्ट्राइकिंग, यूए किरण, ये खतरा है, और इसके लिए हैंड स्क्रीन का उपयोग अपने करते हैं। कानों की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा है, इसके अंदर देखो खतरा क्या है, उच्च शोर स्तर, और इसके बचाव के लिए ईयर मफ का उपयोग किया जाता है। शरीर की सुरक्षा, इसके अंदर खतरा क्या है, गर्म कण है, जैसे कि अपने लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे चिप्स निकलते हैं तो अपने शरीर के ऊपर लग सकते हैं, जो कि गर्म होते हैं, जैसे अपने जल सकते हैं। उसके बचाव के लिए देखो यहाँ पे क्या पहना जाता है, एप्रन पहना जाता है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर जो सब्जी बनाते हैं या फिर किचन के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे एक पहना जाता है ना कपड़ा, उसी को एप्रन कहा जाता है। तो ये हो गया अपना पीपीईज, ठीक है, ये पीपीईज अपना टॉपिक हो गया। उसके बाद में देखो अपने क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपने कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक अपना कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। देखो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया वो क्या होती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है तो वो उसको सांस लेने में कठिनाई होती है तो अपने क्या करते हैं, बनावटी सांस देते हैं, ठीक है। अगर वो नेचुरल श्वसन करता तो वो तो सामान्य प्रक्रिया हो जाती। अगर अपने खुद से उसको क्या कर रहे हैं, श्वसन देने का काम कर रहे हैं, श्वास देने का काम कर रहे हैं, तो उसको बनावटी सांस बोलते हैं। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है तो उसे बनावटी सांस दी जाती है, ठीक है ना, बनावटी सांस दी जाती है। अब देखो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया ये कितने प्रकार की होती हैं ये अपने देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहली विधि है उसका नाम मैं लिखता हूं, होल्सन-नेल्सन विधि। पहली विधि कौन सी है, होल्सन-नेल्सन
विधि। ये कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की विधि है जिसका नाम क्या है? होल-जेन-नेल्सन विधि। ठीक है, इस विधि है, इसका एक उपनाम होता है। उपनाम क्या होता है इसका? इसका जो उपनाम होता है वो होता है आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड। पहली विधि अपनी होल-जेन-नेल्सन विधि, इसका उपनाम क्या होता है? आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। उसके बाद में देखो इस विधि के अंदर क्या किया जाता है? इस विधि के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पेट के बल लेटा दिया जाता है, और जो ये प्रक्रिया जो अपनाता है व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के अलावा, वो क्या करता है? इसके सिर के पास बैठ जाता है और इसकी पीठ पर क्या करता है? दबाव देने का काम करता है। इसके अंदर याद रखने वाली बात क्या है? इसके अंदर अपने को याद रखना है कि जब क्या हो, जब पीड़ित है उसके पेट के ऊपर छाले पड़े हो, ठीक है, पेट के ऊपर कोई छाला पड़ा है या फिर पेट के ऊपर चोट लगी हुई है, उस समय इस विधि का उपयोग अपने नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर पीड़ित के पेट पर या सीने पर कोई छाला या चोट लगी हो, ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया प्रयोग नहीं की जाती। ये बात इसकी ध्यान रखना। इसका डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हो। इसके अंदर देखो पीड़ित है उसको पेट के बल लेटाया जाता है। अगर पेट के ऊपर चोट लगी हुई है तो ये कैसे काम करेगी? इसको पेट के बल ही लेटाएंगे तो इसके चोट है वो ज़्यादा दिक्कत होगी उसके अंदर। ठीक है ना? तो ये अपनी पहली विधि हो गई होल-जेन-नेल्सन विधि, जिसका उपनाम है आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड। दूसरी विधि है, उसको नाम देते हैं अपने शेफर विधि। क्या नाम देंगे? शेफर विधि। शेफर विधि शेफर विधि है, ये कब अपनाई जाती है? जब पीड़ित की पीठ के ऊपर छाले पड़े हों, तब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देखो, जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों, तब यह विधि उपयोग की जाती है। इस विधि के अंदर अपने क्या करते हैं? इस विधि के अंदर अपने पीड़ित को है वो क्या करते हैं? अपने पेट के बल लेटाया जाता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है? इसके घुटनों के पास बैठ जाता है, और इसका जो हाथ है अंगुली मिली हुई होनी चाहिए, और अंगुली और अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना के, और इसकी पीठ के ऊपर हथेली से इसके ऊपर दबाव दिया जाता है। ये अपने प्रक्रिया करते हैं ना, तो इससे क्या होता है? इसके फेफड़ों के अंदर ताज़ा हवा है वो प्रवेश करती है। जब अपने दबाव को हटाते हैं तो जो
हवा है वो बाहर निकल जाती है। इससे क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है ये जो श्वसन की प्रक्रिया है इसकी सामान्य हो जाएगी, सामान्य अवस्था के अंदर ये आ जाएगा। तो जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों तब यह विधि अपनाई जाती है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है कि इस विधि के अंदर पीड़ित है उसको कैसे लेटाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं पेट के बल लेटाया जाता है। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, लिटाया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया आपको बताई दी कैसे की जाती है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रक्रिया है इसको कितनी बार में करना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपने को करना है कितनी बार में, देखो 10 से 12 के क्रम में अपने को करना है कितनी देर के अंदर, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में 10 से 12 के क्रम में की जाती है, ये ध्यान रखना। 10 से 15 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको जो सही है वो क्या है, 10 से 12। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई अपनी शेफर विधि। अगली जो विधि है वो अपने देखेंगे। अगली विधि है उसका नाम है मुंह से मुंह हवा देना। मुंह से मुंह हवा देना, ये विधि तो आपने देखी होगी। आपने मूवीज़ के अंदर भी इस विधि को ज़रूर देखा होगा कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है कि उसकी सांस है वो रुक जाती है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसके मुंह से मुंह मिला के उसको हवा देने का काम करता है। आपने देखा होगा इस प्रोसेस को। इसके अंदर देखो क्या करते हैं कि पीड़ित को कैसे लेटाते हैं, पीठ के बल लेटाते हैं। पीड़ित को पीठ के बल लिटाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रख सकते हो इसका उपनाम। इसका एक उपनाम भी है। क्या नाम है इसका, इस विधि को लाबोर्ड विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि से जाना जाता है इसको, लाबोर्ड विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर अपने जो पीड़ित होता है उसको पीठ के बल लिटाया दिया जाता है और इसकी नाक को सील करके और मुंह से मुंह मिला के और हवा देने का काम किया जाता है। फिर मुंह को हटा लेते हैं जिससे जो वायु है वो बाहर निकल सके और इसकी जो श्वसन क्रिया है वो सामान्य हो जाए। दूसरी बात, अगर आपको मुंह से मुंह मिलाना अच्छा नहीं लगता, ये क्रिया आपको अच्छी नहीं लग सकती, तो आप क्या कर सकते हो, जो इसका मुंह है इसके ऊपर एक पतला कपड़ा रख सकते हो और उसके बाद में ये क्रिया है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मुंह से मुंह मिलाना अच्छा न लगे तो पतले कपड़े का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ये हो गई अपनी मुंह से मुंह हवा देना। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी अपने क्या करेंगे, 1 मिनट में 10 से 12 के क्रम में इस प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो ये हो गई अपनी मुंह से मुंह हवा देना। उसके बाद में जो अगली क्रिया है उसको नाम देते हैं मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि। देखो कई बार क्या होता है कि जो पीड़ित होता है उसका मुंह है वो खुल नहीं पाता,
लॉक हो जाता है, ठीक है। उस स्थिति में अपने जो लाबोर्ड विधि है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई मुंह ही नहीं खुल रहा उसका, तो वो विधि अपने कैसे अपनाएंगे। तो उस स्थिति में अपने क्या करते हैं कि ये वाली जो विधि है मुंह से नाक विधि, इसका अपने उपयोग करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपने कि जो पीड़ित है उसके नाक के द्वारा हम हवा देने का काम करते हैं। पीड़ित को कैसे लेटाते हैं इसके अंदर, पीड़ित को पीठ के बल लेटाते हैं, पीठ के बल लिटाया जाता है। मुंह को नाक से लगाकर, मुंह को नाक से लगाकर हवा दी जाती है, हवा दी जाती है। तो ये हो गई अपनी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की टोटल कितनी हो गई, ये 2 कैसे लिख दिया, यहाँ पे देखो पहली, दूसरी, तीसरी और ये हो गई अपनी चौथी विधि। तो अपनी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की अपनी कितनी विधि हो गई, 4 विधि अपनी हो गई हैं, ठीक है, अपनी 4 विधि हो गई है। तो ये हो गया अपना कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो है, देखो कौन सा अगला टॉपिक है, उसका नाम है व्यावसायिक खतरे। टॉपिक क्या है, व्यावसायिक खतरे। देखो इसके अंदर भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कैसे पूछेगा, जैसे अपने को पूछ लिया कि देखो अनगार्डेड मशीनरी किस खतरों के अंतर्गत आती है, तो अपने क्या बोलेंगे, मैकेनिकल खतरों के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आप देखो व्यावसायिक खतरे, इसके अंदर पहला जो खतरा है उसको नाम दिया गया है भौतिक खतरे, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी आपको सामने लिखी हुई मिल रही है, तो आप इसको भी देख लेना। भौतिक खतरे, इसके अंदर कौन कौन से खतरे आते हैं, सौर है, गर्म तथा ठंडा, स्ट्रेस यानी सर्दी गर्मी, कंपन, विकिरण, प्रदीपन आदि, ये भौतिक खतरे के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है रासायनिक खतरे। रासायनिक खतरे, इसके अंदर क्या आएगा, ज्वलनशील, विस्फोटक, विषाक्त, क्षयकारी, रेडियोधर्मी, ये सारे रासायनिक खतरे हैं। जैविक खतरे के अंतर्गत क्या आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्लांट पेस्ट इन्फेक्शन। जैसे वायरस, तो देखो पीछे क्या 2020 में क्या आया था, कोरोना वायरस। तो आप बोल सकते हो कोरोना जो वायरस है वो किस खतरे के अंतर्गत है, जैविक खतरे के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक खतरे। शारीरिक खतरे के अंतर्गत क्या आता है, बढ़ती आयु है, बीमारी है, बुखार है, थकावट है। मनोवैज्ञानिक खतरे, इसके अंतर्गत क्या आएगा, गलत प्रवृत्ति है, धूम्रपान है, एल्कोहलिक्स है, अप्रशिक्षित है, खराब तौर तरीके है, अनुपस्थित है, अवज्ञा, दुर्घटना प्रवृत्ति है, भावनात्मक उत्तेजना है, हिंसा है, डराना धमकाना, यौन उत्पीड़न, आक्रामक बर्ताव। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल खतरे। मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत देखो अनगार्डेड मशीनरी, फेसिंग न होना, सुरक्षा उपकरण का न होना, नियंत्रण उपकरण न होना आदि। इलेक्ट्रिक खतरे के अंतर्गत क्या आता है, अर्थिंग न होना, शॉर्ट सर्किट होना, लीकेज धारा, नग्न तार, फ्यूज न होना, ये सारे इलेक्ट्रिक खतरे हैं। उसके बाद में श्रम दक्षता संबंधी खतरे, मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब होना, मशीन का लेआउट गलत होना, डिज़ाइन गलत होना, हाउसकीपिंग खराब होना, गलत टूल्स आदि। तो ये सारे अपने हो गए भौतिक खतरे, जो कि 8 प्रकार के आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अपने भौतिक खतरे। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले हैं अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण।
यानी कि जहाँ पर अपने काम करते हैं, जैसे अपने कार्यशाला के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपशिष्ट है वो निकल रहा है, तो उसका निस्तारण भी अपने को करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप के अंदर ही अपने क्या कर रहे हैं, जो कूड़ा है अपशिष्ट है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने की जो विधि है उसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपने विधियाँ पढ़ेंगे। अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने की जो विधि है वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली जो विधि है उसका नाम दिया गया है, देखो, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण, जिसको रिसाइकलिंग कहा जाता है। देखो, पुनर्चक्रण के अंदर क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका अपने को क्या करना है कि वापस उनको गला के वापस उसका नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है और वापस वो काम में आ जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक होता है या फिर मेटल होता है, इसको पिघला के अपने वापस इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं और वापस इसको काम में ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक लेने वाले होते हैं और जो मेटल है उसको भी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, इसका क्या करते हैं, तो वापस इसके प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, अपशिष्ट को निस्तारण करने की विधि है। तो देखो, इस विधि में पदार्थ न लिख के मैं यहाँ पे अपशिष्ट लिख देता हूँ। अपशिष्ट, इस विधि में अपशिष्ट को गलाकर दोबारा नई सामग्री बना ली जाती है। इस विधि को अपने क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण बोलते हैं। अगली जो विधि है उसको नाम देते हैं कंपोस्टिंग। अगली विधि कौन सी है, कंपोस्टिंग है। ठीक है, देखो, कंपोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है ना, ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके अंदर कोई भी हानि नहीं होती। यह है प्राकृतिक क्रिया है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे कि अपना अपशिष्ट है, अपशिष्ट, इसको अपने क्या करेंगे, कार्बनिक, सॉरी ये तो पूरा डिलीट हो गया, आ गया। देखो, अपशिष्ट है उसको कार्बनिक कंपाउंड की सहायता से, कार्बनिक कंपाउंड की सहायता से अपने किसके रूप में बदल देते हैं, खाद के रूप में अपने बदल देते हैं। ठीक है, खाद। ठीक है, कंपोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थ को कार्बनिक कंपाउंड की सहायता से, कार्बनिक कंपाउंड प्रक्रिया की सहायता से अपने खाद के रूप में इसको बदल देते हैं। इसी विधि को कंपोस्टिंग कहा जाता है। अगली जो विधि है उसको बोलते हैं जमीन में भरना, लैंड फिल्स। लैंड फिल्स, जमीन में भरना। इस विधि में क्या करते हैं अपने, इस विधि में जब कोई पदार्थ है उसका पुनर्चक्रण अपने नहीं कर सकते या फिर कंपोस्टिंग प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो अपने क्या करेंगे, खड्डा खोदेंगे और उसके अंदर अपशिष्ट है उसको दफना देंगे। इस विधि में खड्डा खोदकर अपशिष्ट को
दफना दिया जाता है। खड्डा खोदकर अपशिष्ट को दबाने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं? लैंड फिल्स बोलते हैं। चलिए अगली जो विधि है उसका नाम है, देखो, बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। बर्निंग द वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को जलाना। अपशिष्ट पदार्थों को जलाना। अपशिष्ट पदार्थों को जलाना, बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जब देखो लैंड फिल्स है या फिर पुनर्चक्रण है, ऐसी क्रिया अपने नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस विधि को अपनाया जाता है। वही शहर के अंदर अपने रह रहे हैं तो वहाँ पे अपने जो लैंड फिल्स है उस विधि को कैसे अपना सकते हैं? वहाँ पे अपने कहाँ गड्ढा खोदेंगे? तो उस स्थिति में अपने इस विधि को काम में लेते हैं। जब पुनर्चक्रण या लैंडफिल्स विधि का उपयोग न कर सके तब इस विधि का उपयोग करते हैं। ये क्या है? एक अपशिष्ट को जलाने की विधि है। अपशिष्ट को इसके अंदर क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो ये हो गई अपनी बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। अगली जो विधि है इसका नाम है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, इसको बोलते हैं दहन। देखो ये क्या है? ये एक अपशिष्ट को जलाने की विधि है। अपशिष्ट को जलाने की विधि। अपशिष्ट को जलाने की ये क्या है? एक विधि है। इसके अंदर जो अपशिष्ट होता है उसका जो आयतन है ये 90% उसको कम कर देता है और 10% के रूप में क्या बचता है? अदहनशील राख, वाष्प और धुआं बचता है। यह अपशिष्ट के आयतन को 90% कम कर देता है। अदहनशील के रूप में धुआं, राख और वाष्प बचता है। देखो एक इम्पोर्टेंट बात लिखता हूँ। देखो कई विदेशों में यह विधि विद्युत पावर को उत्पन्न करने में भी अपनाई जाती है। तो ये होगी अपनी अपशिष्ट को निस्तारण करने की विधियां।
उसके बाद में देखो अपने पढ़ेंगे कूड़ेदान का कलर कोड। कूड़ेदान का कलर कोड यानी कि कौन से कलर के डस्टबिन में अपने को क्या सामग्री डालनी है उसके बारे में अपने देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा भी जाता है कि जैसे कि पूछ लिया कि पीले कलर के डब्बे में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ डाला जाता है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। तो देखो पहला है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर की तरफ लिखता हूँ अपशिष्ट, अपशिष्ट, और इधर कूड़ेदान का रंग। अपशिष्ट के अंदर देखो पहला मैं लिखता हूँ कागज, दूसरा लिखता हूँ प्लास्टिक, ठीक है। अगला लिखता हूँ धातु, उसके बाद में अगला लिखता हूँ कांच, उसके बाद में नेक्स्ट क्या रह गया, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, और लास्ट अपना बच गया कौन सा, अन्य। अब देखो इसको कागज, कागज को हम डालेंगे देखो किस कलर के डब्बे में, नीले कलर के डब्बे में अपने को कागज को डालना है। प्लास्टिक को देखो हम डालेंगे पीले कलर के डब्बे में, धातु को लाल कलर के डब्बे में डालना है, कांच को हमेशा हरे कलर के डब्बे में ही डालना है, खाद्य सामग्री को काले कलर के डब्बे में डालना है, और इसके अलावा जो भी बच गया उसको अपने आसमानी कलर के डब्बे में डालेंगे। अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, कागज है, कागज के ऊपर अपने अधिकतर कौन सा पेन काम में लेते हैं, नीला पेन काम में लेते हैं, तो कागज को नीले कलर के डब्बे में डालना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको अपने याद रख सकते हैं। देखो पै से प्लास्टिक और पै से पीला, ठीक है। धातु है, धातु को अपने गर्म करते हैं तो कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, तो धातु को लाल कलर के डब्बे में डालेंगे। कांच यानी कि शीशा, कांच है, कांच को अपने देखो किनारे से अगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा हरा दिखाई देगा, तो अपने कांच को हरे कलर के डब्बे में डालना है। खाद्य सामग्री जो खाने पीने की वस्तुएं होती है, खाद्य पदार्थ होता है, उसको अपने काले कलर के डब्बे में डालेंगे। आपने देखा होगा अपने सब्जी वगैरह लाते हैं तो वो किस कलर की पॉलीथीन के अंदर देता है, ब्लैक कलर की पॉलीथीन के अंदर अपने को देता है। और इसके अलावा जो भी बच गया उसको हम आसमानी कलर के डब्बे में डालेंगे। तो ये हो गया कूड़ेदान का कलर कोड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। जो देखो जैसे कागज है, कागज को किस कलर के डब्बे के अंदर डाला जाता है ये बताइए, तो आप क्या करोगे, नीले कलर के डब्बे के अंदर डाला जाता है। तो ये हो गया अपना कूड़ेदान का कलर कोड। उसके बाद में देखो लास्ट अपना टॉपिक बचा है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग क्या होती है, देखो जहाँ भी अपने काम कर रहे हैं, काम काज के माहौल को बेहतर बनाने की जो गतिविधियाँ होती है उसी को क्या बोलते हैं, अपने हाउसकीपिंग बोलते हैं। देखो काम काज के माहौल को बेहतर बनाए रखने के लिए की जाने वाली गतिविधियां उसको क्या बोलेंगे, हाउसकीपिंग बोलेंगे। गतिविधियां वो हो गई अपनी हाउसकीपिंग। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु आते हैं वो अपने देखेंगे।
तो जैसे कि इसके अंदर देखो क्या आ गया, सबसे पहला बिंदु शॉप फ्लोर की सफाई, शॉप फ्लोर की सफाई। उसके बाद में देखो मशीनों की सफाई, मशीनों की सफाई। तीसरा पॉइंट है अपना रिसाव व बिखराव की रोकथाम। अगला पॉइंट है स्क्रैप निस्तारण। नेक्स्ट पॉइंट है टूल स्टोरेज। अगला है स्टोरेज स्थान। सातवां पॉइंट है अपना पाइलिंग विधि, पाइलिंग विधि। और लास्ट है अपना मटेरियल हैंडलिंग। ये अपने हो गए हाउस कीपिंग के पॉइंट। देखो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है। शॉप फ्लोर की सफाई, यानी कि जहाँ भी अपने काम कर रहे हैं वहाँ का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसकी अपने को सफाई है वो करनी होती है। मशीनों की सफाई, मशीन है उसकी सफाई अपने को करनी होती है। रिसाव व बिखराव की रोकथाम, यानी कि लीकेज हो रहा है उसकी रोकथाम अपने को करनी है। जैसे मशीन है उसके अंदर ऑयल है, उसका लीकेज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको होने ही दे, उसकी रोकथाम अपने को करनी है। स्क्रैप निस्तारण, जो भी स्क्रैप निकलता है, जो भी जैसे कि अपने क्या कर रहे हैं, लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चिप्स निकलते हैं, तो उसको निकालना है। ऐसा नहीं है कि वहीं की वहीं वो इकट्ठा हो रहे हैं, उसको निकालना भी होता है। टूल स्टोरेज, टूल को रखने के लिए स्टोर होना चाहिए, स्टोरेज स्थान होना चाहिए। पाइलिंग विधि होनी चाहिए, पाइलिंग विधि यानी जहाँ भी अपने काम कर रहे हैं उस स्पेस को खाली रखना होता है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग होनी चाहिए। ये सारे इसके पॉइंट है किसके, हाउस कीपिंग के, ठीक है। तो अपना जो ये चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो इसके अंदर 3 टॉपिक है ये रह गए अपने। कितने टॉपिक रह गए, 3 टॉपिक। कौन कौन से, एक तो इसके अंदर 5S रह गया है, और इसके अलावा सुरक्षा संकेत है, आग वाला चैप्टर टॉपिक है वो रह गया है। इन तीनों टॉपिक है, इनको अपने अलग अलग क्लास के अंदर पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये छोटे छोटे टॉपिक थे तो इनको अपने एक साथ कर लिया। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जो आपको बताया पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या फिर बुरी लगी, कैसी भी आपको ये क्लास लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। और इसी प्रकार के जो वीडियोज़ है वो देखने के लिए अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरी है या फिर इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी है, फिटर की थ्योरी है, वो आप इसी चैनल के ऊपर आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।